जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज कर रहे थे 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की। तो उसका जो है ये 9वीं क्लास है आज। तो अगर आप लोगों ने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है अलग से हमने, ठीक है। वही क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जो है आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वही क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा थॉमसन ने किया था, ठीक है। बात करें फैक्ट की तो 1820 में डेनमार्क के क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर मानव इतिहास को 3 युगों पाषाण, कांस्य और लौह में बांटा था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। बात करें फैक्ट की तो चोल शासक राजराज प्रथम ने एक शक्तिशाली स्थायी नौसेना का निर्माण किया था। उसने मालदीव और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। बात करें फैक्ट की तो कुमार गुप्त के शासन काल के मंदसौर अभिलेख में लाट यानी कि गुजरात से आए रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है और जिन्होंने दसपुर मालवा में सूर्य मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ये यहाँ पर सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, ये भी यहाँ पर सही है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये यहाँ पर मेरे दोस्त गलत है, क्योंकि 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अशोक ने नहीं की थी, ठीक है। इसलिए जो है ये गलत है। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया, ये भी जो है सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और यहाँ पर 4 जो है ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी। इस सिलसिले के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, लेकिन भारत में इसका प्रसार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था और यह सिलसिला काफी धनी माना जाता था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आ जाएगा सप्त पैगोडा, ठीक है, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मेरे दोस्त आ जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तीसरे में आ जाएगा बृहदेश्वर मंदिर और चौथे नंबर पे आ जाएगा गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है, ये चौथे नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें फैक्ट की, जो सप्त पैगोडा है ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और पल्लव वंश का जो है ये मंदिर था। तटीय मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में बनाया गया था पल्लव वंश में। जो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों है ये जो है 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। जो गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर है ये जो है 1035 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो अदीना मस्जिद है मांडू, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो अदीना मंदिर है ये पश्चिम बंगाल पांडुआ में स्थित है। बाकी जो यहाँ पर लाल दरवाजा है ये जौनपुर मस्जिद है और दाखिल दरवाजा जो है ये बंगाल में है। जो 3 दरवाजा है ये जो है अहमदाबाद में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बात करें फैक्ट की तो जो अदीना मस्जिद है ये पश्चिम बंगाल के पांडुआ में स्थित है और मांडू में जामा मस्जिद और होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा एवं कावेरी नदियों में के बीच जो है ये द्रविड़ शैली अपनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्रविड़ शैली की मुख्य पहचान पिरामिड नुमा शिखर जो विमान है और ऊंचे प्रवेश द्वार गोपुरम होते हैं। चोल काल में यह शैली अपने चरम पर थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है चौथ के नाम से जाना जाता है। बात करें फैक्ट की
जो चौथ राजस्व का 1/4 यानी कि 25% हिस्सा था जो मराठा किसी राज्य से इसलिए लेते थे ताकि वे उस पर आक्रमण ना करें और उसे बाहरी हमलों से सुरक्षा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद था ये। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 अगस्त 1942 की रात को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही 9 अगस्त की सुबह तड़के अंग्रेजों ने मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद का विचार। ठीक है, बात करें फैक्ट की, रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था, जिसने दुनिया को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में समाजवाद और साम्यवाद की राह दिखाई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है की गई थी। केशव चंद्र सेन ने मतभेदों के बाद आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर के साधारण ब्रह्म समाज बनाया था। ठीक है, तो फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो जो है प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। इस समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर स्वायत्तता देने की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है, मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो न्यायिक समीक्षा है ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है ये न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि जो मौलिक कर्तव्य है रूस और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग अनुच्छेद 281 और यूपीएससी अनुच्छेद 323 की रिपोर्ट संसद में रखवाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूसन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉल एवं डेन ने जो है इसको प्रतिपादित की थी। जो भूसन्नति है इसका सिद्धांत पर्वतों के निर्माण से जुड़ा है। हॉल और डॉन ने इसे प्रतिपादित किया जिसे बाद में कोबर ने विस्तार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर इडेफिक है ये जो है मृदा से संबंधित है। इडेफिक कारक वे होते हैं जो मिट्टी की संरचना, पीएच और खनिज सामग्री से संबंधित होते हैं और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो आंसर हो जाएगा जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये जो ओजोन परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों केरल में है। यहाँ पर जो सिमलीपाल है राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसलिए जो है ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में है ये? तो ये जो है अंगूर की किस्में है। भारत में अंगूर की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, नासिक में होती है और थॉमसन सीडलेस भारत की सबसे लोकप्रिय व्यवसायिक किस्म है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक तरफ दी हुई है सूची 1 और दूसरी तरफ दी हुई सूची 2, तो इनको जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो स्लिंग साइक्रोमीटर है इसका जो संबंध है ये सापेक्ष आर्द्रता से है, जो पेडोमीटर है इसका संबंध दूरी से है, स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध दोस्तों ये विकिरण ऊर्जा से है, और जो पिक्नोमीटर है इसका संबंध जो है ठोस की मात्रा यानी घनत्व से है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इसका सही सम्मिलित क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये जो है घनत्व कहलाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिजली का संचालन न करना जो है विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि समतल दर्पण में जो है हमारे चेहरे की जो छवि है ये कैसी बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी बनती है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है, लेकिन यह पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन जो है ये आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉक्सिन नहीं बना पाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु आकार पर जो है ये निर्भर करती है। परमाणु का जो आकार जितना छोटा होता है नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन पर खिंचाव उतना ही मजबूत होता है, जिससे जो है आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 परमाणु होते हैं। तो इसका सूत्र होता है ये होता है NH4Cl। इसमें जो है एक होता है नाइट्रोजन, 4 होते हैं हाइड्रोजन और एक होता है क्लोरीन। तो ये जो है 6 जो है परमाणु इसमें होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? आइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने जो है इसको दर्शाया था। ठीक है, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फा कण जो है वास्तव में द्विआयनिक हीलियम नाभिक है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? ये जो है गाल्जी उपकरण के जो है अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें फैक्ट की, जो कैमिलो गाल्जी हैं इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग करके गाल्जी उपकरण की खोज और पहचान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो ये जो है चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका यानी कि SER। ठीक है, जिसके द्वारा जो है संश्लेषित किया जाता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका जो है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में मदद करती है, जबकि रूच जो रफ ER है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो ये जो है विर्चो ने स्पष्ट किया था। बात करें फैक्ट की, तो 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने प्रसिद्ध लैटिन वाक्य ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था, जिसका अर्थ है कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, तो ये जो है गाल्जी उपकरण जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात करें फैक्ट की, तो गाल्जी उपकरण है ये कोशिका के पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड को संशोधित और पैक करता है, ये इसका ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर जो गमन है ये जो है रसधानी का कार्य नहीं है। बाकी जो संग्रहण है, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, और जो अपशिष्ट उत्सर्जन है ये जो है इसका कार्य है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात करें फैक्ट की, तो रसधानियां भंडारण और कोशिका के आकार को बनाए रखने का कार्य करती हैं, और लेकिन ये जो कोशिका के गमन के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो जीवाणु है इसकी कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इसकी दोस्तों कोशिका भित्ति है ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि पौधे जैसे हाइड्रिला, आम और कैक्टस की कोशिका भित्ति है ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंगक है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उसको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, मतलब
जो राइबोसोम है इसमें जो है कोशिका झिल्ली नहीं होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राइबोसोम कोशिका के सबसे छोटे अंगक हैं, ये झिल्ली रहित होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर अल्परागम में झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, तो ये यहाँ पर सही है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये भी सही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर पा जाते हैं, तो ये भी सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, ये यहाँ पर मेरे दोस्त गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पादपों में जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ दिए हुए हैं परिक्रिया और दूसरी तरफ दोस्तों परिणाम दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपघटन है इसका संबंध जो है मीथेन से हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन दोस्तों ये जो है जलवाष्प। श्वसन दोस्तों इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो है ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसका सही मिलान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 दो हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 सालों की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो यहाँ पर ये केवल पहला ही सही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। हिंड एवं रन का नया कानून कठोर बनाया गया है ताकि लापरवाही से होने वाली जो मौतों को कम किया जा सके। तो आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल एक सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलोंग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जिसमें उनके रंग भेद विरोधी संघर्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डल झील को। ठीक है, डल झील जो है कश्मीर की सबसे बड़ी झील है और जो अपने शिकारा और हाउस बोट्स के लिए जानी जाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है भोपाल में स्थित है। इसे जो है अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय मध्यम वर्ग जो है इसमें प्रभावित हुए थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना से। इसकी शुरुआत है ये 2005-06 में बागवानी क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाता है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा लागत मूल्य, अंतर फसल मूल्य क्षमता, जीवन यापन की लागत और अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति। इन सभी पर जो है विचार किया जाता है। भारत में जो एमएसपी है इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और जो नवपाषाण काल है मेरे दोस्त, ये जो है इसका सही कालानुक्रम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, जो प्रागैतिहासिक काल को पत्थर के औजारों के आधार पर विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए गए हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्तूप है मेरे दोस्त ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तूपों का निर्माण भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों, दांत, हड्डी, राख को सुरक्षित रखने के लिए धातु मंजूषा के रूप पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। अयोध्या के धनदेव अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिनके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आज जो है हमने 550 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है थायराइड, पीयूष ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।